हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा एक ड्राफ्ट मीडिएशन बिल निकाला गया है। इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए छोड़ा गया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस ड्राफ्ट मीडिएशन बिल के बारे में। हम लोग बात करेंगे मीडिएशन होता क्या है और मीडिएशन के साथ में हम लोग बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम लोग ये भी बात करने वाले हैं ये बिल क्यों लाया गया, इसके ऊपर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ में रेगुलरली एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट और पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मीडिएशन की जरूरत क्या है, मतलब क्या दिक्कत है हमारी सोसाइटी में जिसके कारण से मीडिएशन आता है। तो भैया बात ऐसी है कि आपको देखने को मिलता है जुडिशरी। जुडिशरी जैसे ही मैंने शब्द बोला तो आपको समझ में आया एक कोर्ट है, पर जब कोर्ट आपको दिखा तो आपको यह भी समझ में आएगा कि कोर्ट के अंदर प्रावधान जो न्याय होता है वो काफी ज्यादा डिले होता है, और जब जस्टिस डिले होता है तो जस्टिस डिनाइड होता है। ये डिले होने का कारण क्या है? डिले होने का कारण यह है कि जुडिशरी के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर, कई सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि जितनी तेजी से जस्टिस जो है वो दिया जा रहा है उससे ज्यादा तेजी से जस्टिस की मांग हो रही है। मतलब कि अगर ये कोर्ट में मान लूं तो इस कोर्ट के अंदर केसेस ज्यादा जल्दी जल्दी आ रहे हैं, पर यहां पर केसेस रिजॉल्व जो है वो काफी स्लो हो रहे हैं, जिसके कारण से यहां पर पेंडेंसी काफी ज्यादा है कोर्ट के अंदर। अब देखोगे तो 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस जो है वो सितंबर 15 2021 तक भारत के अंदर है। 2019 के अंदर यही पेंडिंग केसेस लगभग 3.3 करोड़ के आसपास थे। एक साल के अंदर 1.2 करोड़ तक केसेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि कोरोना का वर्ष था। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो एक जस्टिस यानी कि एक न्यायमूर्ति यानी कि एक जज खुद कहते हैं कि 2019 के अंदर ये शब्द कहते हैं कि अगर हम लोग आज से कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस हैं उनको पूरी तरीके से रोक दें, मतलब कोई और नया केस ना लें और केवल लोगों को जस्टिस डिलीवर करे, तो कोर्ट को 360 वर्ष लग जाएंगे इन केसेस को रिजॉल्व करने में। मतलब कोर्ट के ऊपर भारी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जिसके अंदर आप देखोगे तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट इसके ऊपर 87.6% केसेस पेंडिंग है। आप देखोगे तो हाई कोर्ट के अंदर 12.3% तक केस जो है वो पेंडिंग है। हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर केसेस जो है वो पेंडिंग है। 25 जुलाई के आसपास का ये डाटा है जो बताता है कि 3.1 करोड़ के आसपास केसेस उस टाइम पे पेंडिंग थे, जिसके अंदर से कुछ केसेस क्रिमिनल थे तो कुछ केसेस सिविल भी थे। अब ये पेंडिंग केसेस के कारण होता क्या? ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न। क्यों सीरियस कंसर्न है? एक बात इमेजिन करो कि यार कोर्ट के ऊपर जब इतने केसेस पेंडिंग हैं तो किसी भी केस की सुनवाई बेहतर रूप से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा? जस्टिस डिले होगा, जस्टिस देने में समय लगेगा। अब जब जस्टिस देने में समय लग रहा है तो कई सारे लोग अंडर ट्रायल के अंदर जेल में रह जाते हैं। मतलब मान लो कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर शक है कि हाँ ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ है, इस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है। मान लो मेरे ऊपर केस चल रहा है, मेरे ऊपर शक था, मेरे ऊपर एलिगेशन था और मेरे को जेल में डाल दिया गया। मुझे जेल में डाला गया, उस दौरान में कोर्ट में मेरी सुनवाई चल रही है पर मुझे बेल नहीं मिली, मैं अभी तक जेल में हूं। अब जितना केस डिले होगा उतना ही ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उतने ही समय तक मैं जेल में रहूंगा। अगर मैं बात करूं एनसीआरबी के एक डाटा की, तो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि आज के समय पे 2/3 लोग जो जेल में हैं वो क्रिमिनल नहीं है, वो लोग अंडर ट्रायल में हैं, उनके ऊपर एलिगेशन ही लगे हुए हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से हाई कॉस्ट ऑफ लीगल फीस जो है वो हो जाती है। क्यों हो जाती है साहब? आप समझ पा रहे हो, केसेस में डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पेंडिंग ज्यादा है, केसेस पेंडिंग ज्यादा है, जिसके कारण से केस में डिले हो रहा है। डिले होने के कारण मेरे एडवोकेट को मेरे को ज्यादा समय तक रखना पड़ रहा है। जब एडवोकेट को मैं ज्यादा समय तक रख रहा हूं तो मुझे उसको फीस भी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब केसेस ज्यादा समय तक चलेंगे तो ऐसे समय में क्या होगा? जो पॉलिटिकल पावर वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा साहब? वो विटनेस को घुमाने की कोशिश करेगा, वो विटनेस को खरीदने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि विटनेस के स्टेटमेंट बदल दिए जाए। कई बार विटनेस को गायब ही कर दिया जाता है, डिसअपियर कर दिया जाता है। तो कई बार विटनेस को सही बोलने से रोक दिया जाता है, कई बार उसको धमकी दे दी जाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि समय मिल पा रहा है, क्योंकि समय मिल पा रहा है उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ केस हुआ, क्योंकि समय मिल पा रहा है क्रिमिनल को, और जब उसको क्रिमिनल को समय मिल पा रहा है तो वो सारी सेटिंग करने में आसानी कर पा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? केसेस के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। इन सारी चीजों के कारण क्या हो रहा है कि जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय मिल नहीं पा रहा है। अब जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा साहब? जुडिशरी की डिसरिस्पेक्ट होगी।
ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ पेंडिंग केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब इन पेंडिंग केसेस को, ये जो एक्स्ट्रा लोड जो सुप्रीम कोर्ट लेके बैठा है, या मैं कहूं पूरा जुडिशियल सिस्टम लेके बैठा है, उसको अगर कम करना है तो क्या किया जाए? तो एक बात इमेजिन करो कि यार आपके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में अगर प्रेशर होता किसी काम का बहुत ज्यादा लोड है, तो आप क्या कोशिश करते कि कोई एक अल्टरनेट निकल जाए, मतलब कोई एक और प्रोसेस हो जिसके जरिए काम हो जाए, या फिर आप क्या कोशिश करते हैं कि आपके साथ एक और कोई हो हेल्पर जो आपके साथ में काम कर सके, जो आपका बोझ जो है वो आधा कर सके, है ना? यही चीज इमेजिन करते, यही चीज कोशिश करते, वही चीज है साहब, वही चीज जुडिशरी भी एक्सेप्ट करता है कि आप लोग एक नॉर्मल केस होता है, कोई छोटे मोटे केस होते हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे मोटे सिविल केसेस जिसके अंदर आप इतने सारे केसेस देख रहे हो ना, तो अधिकतर केसेस तो आपको देखने को मिलेंगे जो जमीन जायदाद के लिए पेंडिंग है। जमीन जायदाद के डिस्प्यूट हैं, घर के डिस्प्यूट है, बहुत बड़े केसेस नहीं है, छोटे छोटे केसेस जो नॉर्मल बिचौलिए के जरिए सॉल्व हो सकते हैं, जो नॉर्मल नेगोशिएशन या बातचीत के जरिए सॉल्व हो सकते हैं, बस वो बातचीत की कमी। तो आप लोग अपने केस को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट सिस्टम के जरिए जाने की बजाय आप एक और सिस्टम की तरफ जा सकते हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नाम को समझने की कोशिश करो। अल्टरनेट का मतलब क्या? दूसरा। डिस्प्यूट का मतलब क्या? विवाद। रिजोल्यूशन का मतलब क्या? उसके सॉल्व करना। कोर्ट के बजाय अल्टरनेट रूप से रिजोल्व करना ही तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। इसके अलग अलग तरीके हैं, पर यह कोर्ट के जरिए नहीं जाना है, किसी और तरीके के जरिए अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का तरीका है, जो आप देखते हो कंसीलिएशन के फॉर्म में। कंसीलिएशन क्या होता है? कंसीलिएशन ये होता है, इमेजिन करना दो लोगों के बीच में विवाद होता है। जब दो लोगों के बीच में विवाद होता है तो एक इनफॉर्मल रूप से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वो दो लोग आपस के अंदर बातचीत कर पाए। बातचीत करेंगे, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। नेगोशिएशन करेंगे, डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है कंसीलिएशन। ये क्या है साहब? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े क्या? नहीं, पर आपने अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व कर लिया बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। देयर इज मीडिएशन। मीडिएशन क्या होता है? मीडिएशन का मतलब यह होता है कि आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट हो गया, आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट हो गया जमीन जायदाद को लेके। तो हम दोनों किसी एक व्यक्ति को मानते थे, मान लो हम दोनों के एक फूफा जी थे, मान लो हम दोनों के एक काका जी थे, ठीक है, हम लोग उनको मानते थे। ये थर्ड पार्टी होती है। तो हम लोग उस थर्ड पार्टी के पास में जाके बोल सकते हैं कि हमारे बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा दो। वो व्यक्ति हम दोनों को बैठाएगा, हम लोगों को बातचीत कराएगा, नेगोशिएशन कराएगा। नेगोशिएशन कराने के बाद हम दोनों एक बीच वाले एग्रीमेंट पे आएंगे कि ठीक है, आधी जमीन तू ले ले, आधी जमीन मैं ले लेता हूं, ठीक है, ऊपर वाला घर तू रख ले, नीचे वाला घर मैं रख लेता हूं। ये क्या हो जाता है साहब? मीडिएशन हो जाता है। इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, साधारण रूप से केसेस जो है वो रिजॉल्व होते हैं। एक होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब एक ये और भी ज्यादा फॉर्मल प्रोसेस हो जाती है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी नेगोशिएशन नहीं कराती है, थर्ड पार्टी दोनों साइड की सुनती है कि अच्छा तुम्हारा ये कहना है, तुम्हारा ये कहना है, और दोनों की साइड के सुनने के बाद में वो अपना जजमेंट सुना देती। ये होते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आप क्या देख पा रहे हो? इसकी वजह से ये देख पा रहे हो कि एक व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता और डिस्प्यूट जो है वो पहले रूप से आसानी से रिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से किसको फायदा होता है? एक आम नागरिक को, साथ में कोर्ट को भी फायदा होता है, क्योंकि कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत केसेस पेंडिंग है, वो और बर्डन लेना नहीं चाहती, उसका बर्डन कम हो जाता है जब डिस्प्यूट इस तरीके से रिजॉल्व हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि कॉस्ट कम हो जाती है, डिले कम हो जाता है और केसेस जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। जुडिशरी के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, और वो जो एडवर्सरियल नेचर होता है, मतलब क्या कि आप जब कोर्ट के अंदर जाते हो तो जैसे ही मैंने कोर्ट बोला तो आपको याद आएगा कि यार एक जज वहां पर ऊपर बैठा हुआ है, वो हाथ में हथौड़ा है, ऑर्डर कर रहा है, दो एडवोकेट हैं और दो लोग कटघरे के अंदर खड़े हुए हैं। क्या वो जो कटघरे के अंदर खड़े हुए लोग हैं वो अपना पक्ष खुद रख रहे हैं? नहीं, वो पक्ष कौन रख रहा है? उनका एडवोकेट रख रहा है, उनका वकील रख रहा है। वो वकील रखने के कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा क्या कि वकील चीजों को मैनिपुलेट करके रखता है, एग्जैक्ट वे में नहीं रखता है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को कानून नहीं पता है तो पूरी तरीके से एडवोकेट के ऊपर निर्भर रहता है। एडवोकेट चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वो मतलब झूठ को भी सच बना के बेच देते हैं। वो वाला जो चीज है ना, उससे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति बच जाता है, कोर्ट कचहरी वाली जो इलाके हैं उससे बच जाता है। ये फायदे हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के। इसी कारण से ये मीडिएशन का ड्राफ्ट बिल लेके आया गया। क्यों? क्योंकि इसको प्रमोट करने से क्या होगा? पहला तो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, साथ में लीगल रूप के ऊपर चीजें जो है प्रेशर जो है वो कम होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये
230th लॉ कमीशन का कहना है, ये नेशनल मिशन फॉर द डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड लीगल रिफॉर्म का भी कहना है कि हम लोगों को अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और मीडिएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मीडिएशन की तरफ आगे बढ़ने का तीसरा रीजन क्या है, ये बिल लाने का तीसरा रीजन आप अगर देखोगे तो ये है सिंगापुर कन्वेंशन। सिंगापुर कन्वेंशन क्या है? सिंगापुर कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। ये क्यों हुआ है? कारण है साहब, कारण ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आजकल आपको देखने को मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन जितना बढ़ रहा है उतनी बाहर की कंपनियां हमारे देश के अंदर और हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश के अंदर जाने के काम कर रही है। अब इमेजिन करो कि बाहर की एक कंपनी भारत के अंदर आके काम कर रही है, इस दौरान में उसका डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है गवर्नमेंट के साथ में, उसका डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है यहां की किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में। ऐसे केस में जो विवाद क्रिएट हुआ है उसको रिजॉल्व करने अगर वो कोर्ट में जाती है तो कितने लग जाते हैं साहब? 10 से 12 साल। ये कंपनियां हैं जिनको बिजनेस काफी ज्यादा मैटर करता है और कोर्ट के अंदर जब केसेस चलते हैं तो इनका ही बिजनेस में लॉस होता है। ये लोग नहीं चाहते कोर्ट में जाना। ये जो एमएनसीज हैं उनको उनके बिजनेस को आसान बनाने के लिए कन्वेंशन कहा गया था। इस कन्वेंशन के अंदर यह कहा गया था कि कोर्ट कचहरी के बजाय एक फॉर्मल मीडिएशन की प्रोसेस क्रिएट की जाएगी। मीडिएशन का मतलब यही नहीं होता है कि केवल काका काकी दादा दादी बुआ बुई ये बैठे, ठीक है। मीडिएशन का मतलब होता है कि कोई थर्ड पार्टी दो लोगों को बैठा के नेगोशिएशन करा दे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है और इसी का फॉर्मल रूप जो आप काका काकी दादा दादी को बैठाते थे उसी का फॉर्मल रूप है। कई सारे मीडिएशन सेंटर्स बनाए गए, इवन बेंगलोर में भी बनाए गए। वो सेंटर यही करते हैं, दो पार्टी के बीच में नेगोशिएशन करा के दोनों को बराबर के एग्रीमेंट के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी भी आई है, कोई बाहर की कंपनी है जिसका डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो वो कोर्ट में जाने की बजाय इस मीडिएशन वाले प्रोसेस से अपना डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैन एनर्जी, वोडाफोन, आपको ये कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े और सालों से केसेस जो है वो उल्टे रह गए। बाद में न चाहते हुए भी इंटरनेशनल लेवल पे उनको केस ले जाना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज जो होती है वो मीडिएशन के जरिए सॉल्व की जा सकती है, प्रोसेस को जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है। ऐसा सिंगापुर कन्वेंशन में कई सारे देशों का कहना था और भारत इसका सिग्नेटरी है। इस कारण से ये मीडिएशन बिल लेके आया गया है। अब मीडिएशन बिल लेके तो आया गया है, मतलब मैंने बताया देश के अंदर प्रॉब्लम क्या है और उन प्रॉब्लम के रिजॉल्व करने के तरीके क्या है, पर मीडिएशन तो पहले से हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मीडिएशन आज हो रहा है, मीडिएशन सालों साल से हो रहा है। 1987 से मीडिएशन का फॉर्मलाइजेशन शुरू हो चुका है, पर अभी ये बिल क्यों लेके आ जा रहा है? तो अभी ये बिल लाने का कारण ये है कि मीडिएशन तो बहुत सालों से चल रहा है, पर उसके आपको अलग अलग कानून देखने को मिलेंगे। आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 देखने को मिलेगा जहां पर मीडिएशन का एक अलग प्रावधान है। आपको देखने को मिलेगा सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल जो 2006 के अंदर आया था, उसके अंदर मीडिएशन के अलग प्रावधान है। कंपनीज एक्ट के अंदर अलग प्रावधान है, कंपनी के नियमों के अंदर अलग प्रावधान है, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है मीडिएशन जो है वो अलग अलग रूल्स में अलग अलग कानूनों के अंदर लिखा हुआ है और उसकी प्रोसीजर अलग अलग रूप से है, जिसके कारण से कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए इन सारे एक्ट से मीडिएशन को हटाने के बाद में एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क लाने की कोशिश की जा रही है कि एक कानून जिसके अंदर मीडिएशन की सारी प्रोसेस एक साथ हो, क्योंकि ये मीडिएशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जुडिशरी से प्रेशर कम करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक कंज्यूमर या फिर हमारे जैसे सिटीजन है उनके डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंगापुर कन्वेंशन जो है वो साइन हो चुका है, ठीक है। इस कारण से एक एक्ट लाके इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को इनकरेज करना है, हमको प्रमोट करना है, हमको फैसिलिटेट करना है मीडिएशन को। पर मीडिएशन कैसा? इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, ठीक है। काका काकी दादा दादी बुआ बुई वो वाली चीज नहीं लेके आना है, बल्कि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट जो मीडिएशन, जो दो पार्टी को मीडिएट करे, जो दो पार्टी को बैठाए, उनके बीच में नेगोशिएशन कराने की कोशिश करे। इस कारण से इस ऑब्जेक्टिव के साथ में इस बिल को लेके आया जा रहा है। अब सवाल उठता है ये बिल के प्रावधान क्या है? तो भैया बिल का पहला प्रावधान ये है कि आप खुद सोचो कि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में न जाते हुए मीडिएशन की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा होगा? सीधी सी बात है, वो केस में डिले नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कोर्ट कचहरी के उन चक्करों में, उन डस्ट में, वो दलदल में फंस जाए। वो चाहता है कोर्ट जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना।
अगर वो जल्दी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहता है तो हमारे मीडिएशन के प्रावधान डिस्प्यूट को जल्दी रिजॉल्व करने वाले होने चाहिए। तो क्या कहा गया है, प्री लेजिस्लेशन मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, मतलब कोर्ट के अंदर जाने से पहले वाले मीडिएशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, अर्जेंट वे में सॉल्व किया जाए, अर्जेंट वे में रिलीफ दिया जाए डिस्प्यूट से। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है साहब, दूसरी बात ऐसी है कि आप खुद एक बात इमेजिन करो कि दो लोगों के बीच में नेगोशिएशन हो गया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दोनों शांतिपूर्वक ढंग से बैठ गए, ठीक है। पर मीडिएशन तभी इफेक्टिव होगा कि जो दो लोग हैं, जो दो पार्टी है जिनके बीच में विवाद हुआ था, जिनके बीच में मीडिएशन होने के बाद में दोनों पार्टी कुछ प्रावधानों पे एग्री कर गई, कुछ बातों पे एग्री कर गई और दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ यार एक काम करना, आधी जमीन तू ले लेना, आधी जमीन में ले लूंगा। पर मान लो थोड़े समय बाद एक ने ये एग्रीमेंट को मानने से अस्वीकार कर दिया, तो फिर क्या मीडिएशन की वैल्यू रह जाएगी? नहीं। क्या किसी को मीडिएशन पे भरोसा रह जाएगा? नहीं। तो उस चीज को ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये किया जाना चाहिए कि जो दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर कोई पार्टी उस एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश करती है तो उसे कोर्ट में घसीटा जाए, ये तरीका होना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, मीडिएशन जो है उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जब मीडिएशन इन्फोर्सेबल होगा तभी वो प्रमोट होगा। इसी कारण से आप क्या देखोगे, सक्सेसफुल आउटकम मीडिएशन के लाने के लिए मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट कराने की कोशिश की जाएगी। ये जो मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट है ये इन्फोर्सेबल होगा, कानून के तहत इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा और इसे चैलेंज किया जा सकता है अगर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। पर इसे हर एक ग्राउंड पे नहीं बल्कि कुछ लिमिटेड ग्राउंड के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा भैया दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होकर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो गया। बट बात यह है कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होने के बाद, डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के बाद में प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, दोनों एग्रीमेंट को इन्फोर्स भी कर दिया दोनों ने मिलकर। बट अगर ये जो एग्रीमेंट है मान लो ये सरकार के पास ही ना है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? मतलब कि एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच में विवाद था, दोनों ने मीडिएशन करके दोनों ने एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब एक भी मुकर जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो मीडिएशन का एग्रीमेंट है इसको इन्फोर्सेबल बनाना है। अगर मेरे को इसको इन्फोर्सेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो एग्रीमेंट है उसके प्रावधान, इन दोनों के बीच में जो दो पार्टी एग्री की है उसके बारे में सरकार के पास में डाटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो वो इन्फोर्सेबल होगा। अरे सरकार के पास में डाटा ही नहीं तो इन्फोर्सेबल कैसे होगा? दोनों पार्टी किन प्रावधान पे एग्री करी है वो पता ही नहीं सरकार को, तो किस तरीके से होगा? तो भैया पहले सरकार को भी तो बताना है। तो सरकार को बताने के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुक लीगल अथॉरिटीज को कहा गया है कि जब भी दोनों के बीच में मीडिएशन सेटल एग्रीमेंट हो जाए उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड क्रिएट करना है कि दोनों पार्टी किन चीजों के ऊपर, किन प्रावधानों के ऊपर, किन बातों के ऊपर एग्री करी। अब दोनों पार्टी कोर्ट कचहरी के चक्कर में हो सकता है इसलिए नहीं गई ताकि बदनामी भी होती है कोर्ट में, ठीक है। अरे यार इनका ऊपर तो केस चल रहा है, ऐसी बातें चलती हैं। तो दोनों क्या चाहते हैं, अपने डिस्प्यूट को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। मीडिएशन का फायदा ये है कि यहाँ पे डिस्प्यूट को कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है और वही चीज को यहाँ पर इन्फोर्स कराई गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बनाई जाएगी जो ये मीडिएशन को प्रमोट करेगी और कम्युनिटी मीडिएशन को भी प्रमोट किया जाएगा। जैसे आप देखते हो ना पंचायत, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है, पंचायत कई बार क्या करती है, पंचायत के अंदर एक सरपंच होता है। गांव के इलाकों के अंदर ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर क्या होता है दो लोगों के बीच में विवाद है तो पंचायत बैठ के दोनों के बीच में नेगोशिएशन करा देती है। बोलती है अच्छा तुम्हारे बीच में जमीन को लेकर विवाद है तो 40% इसके पास जाएगा, 60% इसके पास जाएगा। अच्छा दोनों के बीच में घर को लेकर विवाद है तो ऊपर वाला तुम रख लो, नीचे वाला तुम रख लो। ये एक व्यक्ति नहीं कर रहा बल्कि पूरी कम्युनिटी मिलकर उस विवाद को सॉल्व कर रही है, पंचायत पूरी बैठ कर सॉल्व कर रही है। लोक अदालत इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी मीडिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से इस मीडिएशन को प्रमोट करने के लिए ड्राफ्ट बिल लेके आया गया है और ये जो ड्राफ्ट बिल है अभी इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा गया है। अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान इसके अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, नीचे कमेंट करना मत भूलना SRC 10। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल से ले सकते हो, मेरा कोड है SRC 10। SRC 10 मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, क्लास की अपडेट और PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। SRC 10 में क्या खास है, तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो SRC 10, तो आपको डायरेक्ट मेरे द्वारा मेंटरशिप मिलती है।
जिसके अंदर मैं आपको हर एक लेवल पे गाइड करूंगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपको सीधे स्टाफ के हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथ में डाला जाएगा आपकी प्रिपरेशन को बेहतर नहीं बेस्ट बनाने के लिए। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए अनअकैडमी कुछ बेहतरीन चीज लेके आया है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आपको कंप्रिहेंसिव टेस्ट मिलती है, आपको हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल मिलते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। लगभग 20 के आसपास किताबें जो है वो अनअकैडमी द्वारा लेके आई गई। आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ऑडियो के जरिए, और अपने सवाल पूछने के बाद में उनके आंसर भी पा सकते हो। कई सारे टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन टेस्ट सीरीज में भी जाने के लिए आप एक मैजिकल कोड यूज कर सकते हो, SRC10। अगर आप एक साथ सारा पेमेंट नहीं कर सकते तो आप लोन की सुविधा के जरिए भी जा सकते हो। 0% EMI के ऊपर आपको लोन दिया जाता है। आप कोई भी हेल्प के लिए मेरे साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा SRC10 मेरा कोड है जिसके जरिए आपको अनअकैडमी के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस के कोर्स कुछ इस तरीके से और प्राइस आइकनिक के प्राइस कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।